हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा। अपनी सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना। तो देखो, मैं ना आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ और जल्दी जल्दी रीड करके बता दूंगी, जिससे जल्दी जल्दी हमारी क्लासेस ये कवर हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली जो बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना, ये हुआ क्या था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जब हमारा सबल हो गया था, तो उस टाइम पे हमारे देश के नेताओं को ऐसा महसूस हुआ था कि जो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पीछे जा रही है, तो हमें उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं उन सब ने वो सब मिले थे। ठीक है। एक सम्मेलन उन्होंने करा था। कहाँ करा था? महाराष्ट्र में करा था। महाराष्ट्र की वर्धा नामक जगह पे करा था। तो वर्धा में सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहता है या वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा हो गया, वर्धा शिक्षा योजना हो गया, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। तो इनमें से कोई भी नाम से अगर आता है तो मतलब एक ही है। ठीक है। तो इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? बेसिकली महात्मा गांधी जी को जाता है। ठीक है। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया था और हरिजन नामक एक समाचार पत्र में उन्होंने शिक्षा संबंधी लेख लिखने शुरू कर दिए थे। ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशकालीन शिक्षा चल रही थी, तो उनके सारे वो दोष लिखते थे। तो अब उनका क्या मानना था? गांधी जी ने यहीं पर ही 3R के बदले 3H का रूल भी अपनाया था। तो बेसिकली ये है वर्धा शिक्षा योजना, जिसमें उन्होंने वर्धा शिक्षा योजना में शिक्षा के कैसे हमारी शिक्षा होनी चाहिए, बेसिकली हस्तशिल्प शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी, ताकि बच्चा जो है अपना कल को मतलब अगर हस्तशिल्प शिक्षा बच्चे को देंगे तो बच्चा कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा। मेन फोकस ये था कि किसी बच्चे को बेरोजगार नहीं रखना है, वो पढ़ाई करते के साथ साथ काम भी सीखता जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास। ये मैंने आपको बता दी इस क्लास की समरी। तो करते हैं स्टार्ट। वर्धा शिक्षा योजना 1935 के बाद जब राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ, तो देश के उद्धार में लगे देश के नेताओं ने भारतीय शिक्षा पर भी नजर डाली। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा में अनेक दोष देखने को मिले। उन्होंने ब्रिटिशकालीन शिक्षा की आलोचना की। ठीक है। कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा सही नहीं है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम कदम किसने उठाया? महात्मा गांधी जी ने उठाया। उन्होंने 1937 में अपने हरिजन नामक एक समाचार पत्र में अपने शिक्षा से संबंधित लेख लिखने शुरू करे। उन्होंने ब्रिटिशकालीन शिक्षा के दोष लेख लिखने उन्होंने ब्रिटिशकालीन शिक्षा के दोष तथा नई राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा को जनता के सामने प्रस्तुत किया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास का साधन है। इस विषय में क्या कहा है गांधी जी ने? कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है महात्मा गांधी जी के अनुसार, जो हर जगह काम आती है। ठीक है। आपके बीएड में बहुत जगह काम आएगी, जहाँ भी डेफिनेशन लिखनी होती है शिक्षा की। देखो ना, आप शिक्षा की भी डेफिनेशन कहीं पर भी दोगे तो आप महात्मा गांधी जी की डेफिनेशन जरूर दे सकते हैं। ठीक है। और इसलिए ये डेफिनेशन तो आप मतलब टिप्स पे ना याद कर लेना कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है। तो इसके लिए क्या हुआ? उसी वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन वर्धा महाराष्ट्र में हुआ। यह सम्मेलन वर्धा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में वर्तमान भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया। ठीक है। उस समय वर्तमान मतलब, तो इस सम्मेलन में जो वर्तमान भारतीय शिक्षा मतलब अंग्रेजों के टाइम पे। ठीक है। वर्तमान मतलब आज की नहीं, जो अंग्रेजों के टाइम पे उस टाइम जो चल रही थी, वो वर्तमान भारतीय शिक्षा पर विचार किया गया तथा नवीन भारतीय शिक्षा की नई रूपरेखा तैयार की गई, जिसे बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, बेसिक शिक्षा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो इनमें से किसी भी नाम से अगर आता है शिक्षा के बारे में बताइए, तो आपको लिखना यही टॉपिक है, सबका मतलब एक ही है। अब वर्धा शिक्षा के प्रस्ताव या विशेषताएं। ठीक है। क्या क्या थी? एक तो था इसका कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। ठीक है। कम से कम बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों के चारित्रिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। चारित्रिक और नैतिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। ये हमारी शिक्षा का मतलब आपकी ये विशेषताएं आएगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके ना मतलब चारित्रिक और नैतिक विकास, देखो बेसिक सी चीज़ है कि हर बच्चे को सिखाई जानी ज़रूरी है। तो ये पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपको टिप्स पर होनी चाहिए कि हाँ, अगर शिक्षा की विशेषताएं पूछा जाता है, शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, तो आप ये पॉइंट्स लिख सको। इनमें भूलने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ ये है। अब बच्चों को भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाए। ठीक है। हमारे बेसिक एजुकेशन में ये थी, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का ज़्यादा बोलबाला हो गया था। अंग्रेजी साहित्य वो बच्चों को सिखाना चाह रहे थे, इसलिए बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जाए। शिक्षा का केंद्र कोई भी हस्तशिल्प होना चाहिए, जिससे कुछ लाभ हो सके। और राष्ट्र के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके बुनियादी या बेसिक एजुकेशन के। एक तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, एक हस्तशिल्प शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कम से कम उनकी मातृभाषा में शिक्षा दो ना, जिस जो लैंग्वेज बच्चे को समझ में आए। चारित्रिक विकास, चारित्रिक नैतिक विकास हो गया, राष्ट्र भारतीय संस्कृति हो गया, राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए बच्चे में, हस्तशिल्प हो गया, और 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। ये मेन पॉइंट्स हैं इसमें। अच्छा, पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप एक्सप्लेन उन्हें अपनी लैंग्वेज में खुद ही कर लेना। मैंने उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कराया, क्योंकि सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, तो एक्सप्लेन करने की उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो आप अपने आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब है वर्धा जो शिक्षा है उसके मूलभूत सिद्धांत या विशेषता या उद्देश्य इस तरीके से आता है। देखो एक आता है अगर विशेषताएं आते हैं तो आपको कैसे लिखना है, और अगर सिद्धांत आता है तो आपको क्या लिखना है। पॉइंट्स वही रहेंगे। विशेषताओं में आप जैसे ये लिखते हैं विशेषताओं में जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था है, ठीक है। और अगर सिद्धांत पूछता है तो जनसाधारण की शिक्षा का सिद्धांत। आप अगर क्वेश्चन में सिद्धांत वर्ड पूछेगा तो आपको आंसर में सिद्धांत वर्ड ही लिखना है, ठीक है। मूलभूत सिद्धांत अगर आता है तो आप सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते व्यवस्था, नहीं, जनसाधारण की शिक्षा की व्यवस्था का सिद्धांत, आपको सिद्धांत वर्ड लिखना जरूरी है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं अगर आपने कहीं पर भी एक पॉइंट इधर से उधर कर दिया, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। सेकंड पॉइंट, अच्छा फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो जनसाधारण की शिक्षा है उसमें क्या है, देखो जनसाधारण की अशिक्षा भारत का पाप और कलंक है, ठीक है। अगर इंसान जो है व्यक्ति अशिक्षित रहेगा, उसको पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो भारत का पाप और कलंक है, अतः उसका अंत किया जाना अनिवार्य है। पॉइंट यहीं आ जाएगा। अगर विशेषता आएगा तो ये, सिद्धांत आएगा तो ये, अंदर पॉइंट सेम ही रहेगा, ठीक है। बस हमें एक्सप्लेन इस हिसाब से करना है कि जनसाधारण की शिक्षा में इस तरीके से आएगा कि जो अशिक्षा है वो भारत का पाप और कलंक है, और सिद्धांत में आ जाएगा कि शिक्षा के सिद्धांत में इस तरह से है कि भारत की जो अशिक्षा है, जनसाधारण के लोगों की जो अशिक्षा है वो भारत का पाप और कलंक ऐसा है और इसको दूर किया जाना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, इसलिए इन्होंने क्या करा, गांधी जी ने भारत के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करी, ठीक है, 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। फिर है स्वावलंबी शिक्षा, ठीक है। इसमें क्या है, बुनियादी शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना है। इस पॉइंट में आपको आत्मनिर्भर शिक्षा की बातें लिखनी है। फिर है सामाजिक शिक्षा, यहाँ जाएगा सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत। सामाजिक शिक्षा क्या है, शिक्षा जो प्रेम और न्याय पर हो, ठीक है। मूल मंत्र क्या है, सत्य और अहिंसा, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के तो पुजारी थे, तो वही है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अब इसमें क्या है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा, हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। हस्तशिल्प शिक्षा के बारे में आप लिख देंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, तो गांधी जी चाहते थे ना कि शिक्षा हमारी बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा हमारी हो उसे बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जिसमें हम बच्चों को, जो छात्रों को, उनको ध्यान में रख के शिक्षा का अपना निर्माण करते हैं कि शिक्षा कैसे देनी चाहिए। तो छात्रों को करके सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए, किताबी ज्ञान में, मतलब हमें रटना रटाना नहीं सिखाना है बच्चों को, ठीक है, करके सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। शारीरिक श्रम की शिक्षा, ठीक है, मतलब वही हो गई हस्तशिल्प कि बच्चों को करके सिखाओ, बच्चा करेगा भी शारीरिक श्रम, और कुछ जो है जो भी प्रोडक्ट जैसे बच्चा बनाएगा तो स्कूल की शिक्षा से ही उन प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू करो ताकि वहीं से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाए। व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा मतलब बच्चे को एक अच्छा उसको जीवन में अच्छा इंसान बनाना है, ठीक है। शिक्षा ऐसी जो भारतीयों के लिए हो। और सर्वांगीण विकास पर बल, सर्वांगीण विकास पर बल वही हो गया जो गांधी जी की शिक्षा की डेफिनेशन है, आप वहीं इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब सर्वांगीण विकास क्या है, देखो गांधी जी ने 3R के स्थान पर 3H को महत्व दिया है। 3R में क्या थे, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। पहले ये माना जाता था, जिनको ये 3R इसकी नॉलेज है उसको शिक्षित माना जाता था कि हाँ ये पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन गांधी जी ने बोला है 3R नहीं, सिर्फ ये रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक की नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या है, हेड, हार्ट और हैंड, है ना, जो गांधी जी ने अपनी डेफिनेशन दी है ये वो है। दिमाग में भी होना चाहिए, दिल में भी उनकी शिक्षा उतरनी चाहिए, और हाथ मतलब वही जो हमारी हस्तशिल्प शिक्षा है, इन तीनों को गांधी जी ने 3H को इसलिए महत्व दिया है। और गांधी जी की शिक्षा की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है टिप्स पे, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, मनुष्य के मन, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण तथा सर्वोत्तम विकास से है, ठीक है, मन, मस्तिष्क और आत्मा, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने 3R को किस पर रिप्लेस करा है, 3H पे। तो ये था आपका वर्धा शिक्षा योजना के बारे में आज की क्लास। होपफुली आपकी क्लास पसंद आए। अगर आपकी क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, एग्ज़ाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे अब थोड़े टाइम में। ओके।